हेलो गाइज, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मीटिंग हॉल मारवा हाउस। रोहित और अनिका जैसे ही अपने कमरे से बाहर निकलते हैं, चिराग वहां पहले से मौजूद था। अनिका के कहने पर चिराग ने अपनी पत्नी ज्योत्सना को 2 दिन पहले ही मारवा हाउस से रवाना कर दिया था। अनिका हर विपरीत परिस्थिति के लिए पहले से तैयार रहना चाहती थी। कुछ दिनों से घर में चल रही घटनाओं को मद्देनजर रखते हुए अनिका इस बात को अच्छी तरह समझती थी कि परिस्थितियां किसी भी हद तक बुरी हो सकती थी। ऐसी स्थिति में बच्चों और गर्भवती महिलाओं को सुरक्षा देना प्राथमिकता थी, क्योंकि वह किसी भी प्रकार की चोट को अपने ऊपर झेलने अथवा अपना बचाव करने में पूर्णतः सक्षम नहीं होते हैं। जरा सी भी भूल घातक सिद्ध हो सकती थी। इसीलिए वह नहीं चाहती थी कि कोई भी ऐसी स्थिति पैदा हो जिसमें उनके जीवन को खतरा हो। अनिका और रोहित को देखकर चिराग अपनी हल्की सी गर्दन झुकाता है। ठीक इसी वक्त एक बार फिर से अनिका का फोन बजने लगता है। इस बार लाइन पर कौटिल्य था। अनिका पूछती है, क्या काम हुआ? कौटिल्य जवाब देता है, जी मैडम, उसका पूरा सॉफ्टवेयर कॉपी हो चुका है। इसका नाम विविधकाय 1.0 है। विविधकाय का सॉफ्टवेयर आपको मेल कर रहा हूँ। सॉफ्टवेयर मिलते ही अनिका उसे एनी को फॉरवर्ड कर देती है। रोहित तेज कदमों से आगे बढ़ता है। इस वक्त रोहित की चाल, व्यवहार और स्वभाव तीनों ही बदले हुए दिखाई दे रहे थे। इस वक्त वह अपनी ओरिजिनल फॉर्म में था। चिराग उसके पीछे पीछे चल पड़ता है। रोहित चिराग से कहता है, इस वक्त तुम यहाँ और ज्योत्सना, उसे तुम्हारी जरूरत होगी। चिराग इस वक्त एक फाइटर की फॉर्म में था। वह रोहित के साथ साथ चलते हुए जवाब देता है, अनिका मैडम ने उन्हें भी यहाँ से रवाना करवा दिया है, लेकिन मुझे उसकी वजह अब समझ आ रही है। चिराग की बात सुनकर रोहित एक पल के लिए अपनी जगह पर ही रुक जाता है और चिराग के चेहरे की तरफ देखता है। उसके बाद बिना कुछ कहे वापस चल पड़ता है। रोहित को खुद की तरफ इस तरह देखते हुए एक पल के लिए चिराग मेहता कुछ सहम जाता है। कुछ ही आगे चलने पर परशुराम, सूर्यवंशी और अब्दुल रोहित के साथ साथ उसे कवर करते हुए चल पड़ते हैं। कुछ ही पलों के बाद वह बड़े से मीटिंग हॉल में पहुंच जाते हैं। इस हॉल में सामने ही ऊंचाइयों पर आधुनिक प्रकार की एक बड़ी सी आरामदायक गद्देदार कुर्सी रखी गई थी, जिसकी शोभा देखते ही बनती थी। हॉल के अंदर बनी हुई सीढ़ियों के पास ही वह तीनों रुक जाते हैं और रोहित उन पर चढ़ते हुए बड़े ही एटीट्यूड के साथ जाकर कुर्सी पर बैठ जाता है। फिर अपनी कमर को कुर्सी की बैक रेस्ट पर लगाते हुए अपना एक हाथ भी उसकी बैक रेस्ट पर रख देता है। इससे पहले कि बाकी सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत शुरू होती, रोहित चिराग मेहता, अब्दुल और परशुराम सूर्यवंशी की तरफ देखते हुए एकदम गंभीर भाव से लेकिन बड़े ही आराम से कहता है, अब तक का काम तुम सभी लोगों ने बहुत अच्छे से पूरा किया है, लेकिन मेरे पास एक सवाल है जिसका तुम सभी को जवाब देना होगा। इस वक्त रोहित के चेहरे पर किसी भी तरह का कोई हाव भाव नहीं था। वह इस वक्त बिजनेसमैन और किंग के मिश्रित रूप में था। उसके सामने खड़े हुए यह 3 लोग बेहद महत्वपूर्ण लोग थे, जो रोहित और उसकी ताकत दोनों को ही सबसे अच्छी तरह जानते थे। तीनों अटेंशन की पोजीशन में आ जाते हैं। अब रोहित कहता है, मैं जानना चाहता हूँ कि घर में इतना सब कुछ चल रहा था, तुम में से किसी ने मुझे बताना जरूरी क्यों नहीं समझा? यह सवाल सुनकर वह तीनों एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखने लगते हैं। फिर किसी तरह हिम्मत करके चिराग जवाब देता है, सर, अनिका मैडम का कहना था कि आपको परेशान ना किया जाए। सही समय आने पर वह खुद आपको बताएंगी। अब रोहित चिराग की तरफ देखकर अपने चेहरे को कुछ और ऊंचा करते हुए कहता है, देखो चिराग मेहता, वह सही समय अब आया है। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे और सारी बातें पता चलने के लिए यह सबसे उपयुक्त समय है? रोहित का जेस्चर देखकर वह तीनों सकपका जाते हैं। उनमें से किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि आगे एक शब्द भी बोल सके। अब रोहित उन तीनों की ऐसी हालत देखकर अपने हाथ को चेयर की बैक रेस्ट से आगे करते हुए हल्का सा कुछ आगे झुककर कहता है, मैं यह नहीं कह रहा कि तुम लोगों ने अपने काम को पूरा करने में कोई गलती की है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि किंग के सबसे वफादार 3 लोगों के इस व्यवहार का किंग क्या मतलब समझे? इस वक्त रोहित की आंखें एकदम स्थिर, आवाज गंभीर और चेहरा एकदम भावहीन था। वह तीनों समझ चुके थे कि विविधकाय जैसी मुसीबत से पहले उन्हें अब किंग के प्रकोप का सामना करना होगा। इस बार परशुराम सूर्यवंशी किसी तरह जवाब देने की हिम्मत जुटाता है। वह कहता है, किंग, हम सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे थे। अगर हमसे भूल हुई है तो हमें माफ कर दीजिए।
दोबारा से ऐसा कभी नहीं होगा। रोहित वापस पीछे होते हुए बैक रेस्ट से अपनी कमर लगाकर अपने एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाकर बोलता है, ड्यूटी। और फिर तीनों के चेहरे की ओर देखता है। फिर अब्दुल की तरफ देखते हुए कहता है, क्यों अब्दुल, क्या यह सही है? तुम बताओ, यह किस तरह की ड्यूटी है? अब अब्दुल अपनी निगाहें उठाकर रोहित की तरफ देखता है और जवाब देता है, आपने ही कहा था कि अनिका मैडम की हर बात को रोहित मारवा का आदेश समझा जाए। उन्होंने जो कहा हमने वह किया, क्योंकि ऐसा करने का ऑर्डर भी हमें किंग से ही मिला था। अंदर ही अंदर उन तीनों के दिल की धड़कनें बढ़ चुकी थी। वह मन ही मन खुद को सजा के लिए तैयार कर रहे थे। लेकिन अब्दुल की यह बात सुनकर रोहित को ऐनी की कही हुई वह बात याद आ जाती है, जब वह रोहित को अनिका से मिलने नहीं देती और बदले में जवाब देती है, आपने ही कहा था कि आज से अनिका तुम्हारी बॉस है और तुम्हें उसकी हर बात माननी है। मैं सिर्फ आप ही के दिए हुए आदेश का पालन कर रही हूँ। यह बात याद आते ही रोहित के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान दिखाई देने लगती है। उसके बाद वह चिराग की तरफ देखते हुए उसी हल्की सी मुस्कान के साथ अपनी बात का लहजा एकदम सामान्य करते हुए कहता है, खुद का भी कॉमन सेंस इस्तेमाल किया जा सकता है। यह कोई सरप्राइज नहीं था जिसे छुपाया गया है। हाँ ठीक है, अनिका सभी चीजों को बेहतर तरीके से संभाल सकती है, उसकी प्लानिंग जबरदस्त है। लेकिन अगर यह बात तुम पहले बता देते तो हम और बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते थे। रोहित की यह बात सुनकर अब्दुल अटेंशन में आ जाता है और कहता है, हम अभी भी पूरी तरह से तैयार हैं सर। जब रोहित अब्दुल की तरफ देखता है तो चिराग आगे की बात को पूरा करते हुए कहता है, हमारे पास मौजूद हर वेपन स्टैंड है। अब जो भी ऑर्डर देंगे वह तुरंत पूरा होगा। हमारे सभी कमांडो इस लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। बस आप हमें यह बताइए कि आगे क्या करना है। अब रोहित परशुराम सूर्यवंशी की तरफ देखता है। वह कहता है, मारवा हाउस के खुफिया रास्तों से सभी घर वालों का बाहर निकलने का बंदोबस्त पहले से ही किया जा चुका है। अब तक सभी मारवा हाउस से काफी दूर सुरक्षित जगह पर पहुंच चुके होंगे। मारवा हाउस के अंदर क्या हुआ इसकी किसी को भनक तक नहीं होगी। अब जब तीनों को यकीन हो जाता है कि द किंग गुस्से में नहीं है, तब चिराग मेहता कहता है, किंग, हमें भी नहीं पता था कि क्या चल रहा है और क्या होने वाला है। हम सिर्फ वही करते रहे जितना हमें कहा गया। अब द किंग फाइटर चिराग मेहता की तरफ देखते हुए कहता है, क्या तुमने इन सब तैयारियों की वजह जानने की कोशिश नहीं की? चिराग मेहता जवाब देता है, वह हर काम बहुत ही साइलेंस पैटर्न में करती है, इसलिए हम समझ नहीं पाए। फिर अपनी निगाहें झुकाते हुए आगे कहता है, और उनसे सवाल पूछने की हमारी हिम्मत नहीं। अब रोहित उनकी स्थिति अच्छी तरह समझ पा रहा था और मन ही मन सोचता है, जब मैं ही अनिका से कुछ नहीं पूछता तो भला इनकी हिम्मत कहाँ से हो सकती है। जब मेरे साथ रहते हुए भी उसने मुझे खबर नहीं होने दी, तो यह सब तो उसके सामने बहुत छोटे हैं। उसे समझना इनके बस की बात कैसे हो सकती है। यह सोचकर एक बार फिर से रोहित के चेहरे पर बेहद हल्की मुस्कान दिखाई देती है। इसके बाद रोहित गंभीर होते हुए उन तीनों की तरफ देखते हुए अपना एक हाथ आगे करके कहता है, ठीक है, शुरू करो। इसके बाद चिराग मेहता अपनी बात शुरू करते हुए कहता है, किंग, और फिर अपनी सारी प्लानिंग रोहित को बता देता है कि वह आगे किस परिस्थिति में क्या करने वाले हैं। इसके बाद रोहित को जहां पर भी सुधार करना था या कोई प्लानिंग बतानी थी, वह उनके साथ डिस्कस कर लेता है और फिर फाइनल ऑर्डर दे देता है। दिल्ली के एक हाईवे के किनारे पर हर्षिता योगेश को जवाब देती है, मेरी पहुंच इतनी नहीं कि मैं लक्ष्यों से संपर्क कर सकूं। मेरे पास उससे संपर्क करने का कोई साधन नहीं। वह जिसे चाहे उसे संपर्क कर सकती है, लेकिन उसे कुछ खास लोग ही हैं जो संपर्क कर सकते हैं। यह सुनते ही योगेश कहता है, तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि उससे बात कैसे करनी है और हम उस तक कैसे पहुँच सकते हैं। यह सुनते ही हर्षिता की आंखें चमकने लगती हैं। उसकी आंखों में उम्मीद नजर आने लगती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे डर सता रहा था कि अगर लक्ष्यों ने उनकी मदद करने से इनकार कर दिया या फिर लक्ष्यों से संपर्क नहीं हो पाया, तब उन दोनों का क्या होगा। वह बेहद उम्मीद भरी निगाहों से लगातार योगेश की तरफ देख रही थी और योगेश लक्ष्यों से संपर्क साधने की कोशिश कर रहा था। दिल्ली की सड़कों पर दौड़ती हुई गाड़ियों में से एक गाड़ी ऐसी भी थी जो लक्ष्यों को लेकर दौड़ रही थी। अभी लक्ष्यों ने पूर्वी दिल्ली की तरफ दिल्ली में एंट्री की ही थी, तभी उसका फोन बजने लगता है। जैसे ही लक्ष्यों का फोन बजता है, वह एक निगाह उसकी ओर देखती है और फिर कुछ सोचने के बाद उसे उठा लेती है। फोन उठाने के बाद कान पर लगाकर एक भी शब्द नहीं बोलती। तभी दूसरी तरफ से आवाज आती है, मैं योगेश बात कर रहा हूँ। हमें माँ साहिबा का एक आदेश पूरा करने के लिए आपकी मदद की बहुत आवश्यकता है। केवल आप ही है जो इस परिस्थिति में हमारी मदद कर सकती हैं।
लच्छो के लिए यह आवाज बेहद जानी पहचानी थी। वह बिना नाम बताए तुरंत समझ जाती है कि यह योगेश की कॉल है। वह अपना फोन कट कर देती है। फोन के कट होते ही योगेश का चेहरा फीका पड़ जाता है। उसका चेहरा देखकर हर्षिता भी तुरंत समझ जाती है कि कोई बात नहीं बनी। योगेश हर्षिता से कहता है, मना करना तो दूर, उसने एक शब्द बात भी नहीं की। उधर लच्छो तुरंत अपनी गाड़ी को सड़क पर एक तरफ लगाती है और आंखें बंद करके कुछ सोचने के बाद अपना लैपटॉप निकालती है। फिर वह अपना लैपटॉप ऑन करके योगेश को एक सिक्योर लाइन से कॉल करती है। योगेश पहले ही इतना परेशान था कि जैसे ही योगेश के फोन पर अननोन नंबर से कॉल दिखाई देता है, वह उसे उठाने से भी घबराने लगता है। स्क्रीन पर नंबर देखकर हर्षिता तुरंत समझ जाती है वह एक इंटरनेट कॉल है। वह योगेश को इशारा करती है कि यह लच्छो का फोन हो सकता है। वह तुरंत उठाई। योगेश ऐसा ही करता है। उधर से आवाज आती है, हाँ बोलो, क्या महत्वपूर्ण काम है? लच्छो की आवाज पहचानने में योगेश को एक पल भी नहीं लगता। उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ पड़ती है और वह सबसे पहले कहता है, हमसे संपर्क करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको बता नहीं सकते कि इस वक्त हम किस मुसीबत में फंसे हैं। लच्छो बदले में कोई जवाब नहीं देती, खामोश होकर सिर्फ सुनती रहती है और योगेश कुछ ही मिनटों में शुरू से लेकर अंत तक सारी बात कह सुनाता है। फिर अंत में कहता है, केवल आप ही हैं जो संकट की घड़ी में हमारी सहायता कर सकती हैं। लच्छो पूछती है, विविध काय अपनी पहली डेस्टिनेशन पर कितने बजे तक पहुंचेगा और वहां कितनी देर रुकने के बाद दोबारा आगे बढ़ेगा? हर्षिता इशारे करके योगेश को जवाब देती है और योगेश लच्छो को बताता है, अब से करीब आधे घंटे के बाद वह अपने पहले नियत स्थान पर पहुंच जाएगा और करीब 5 से 10 मिनट रुकने के बाद वहां से आगे बढ़ेगा। लच्छो कहती है, ठीक है, तुम लोग भी वहीं पहुंचो। ऐसा कहने के बाद वह कॉल कट कर देती है। उसके बाद वह अपनी घड़ी में समय देखती है। इस वक्त वह उस नियत स्थान से 2 घंटे की दूरी पर थी और वहां पहुंचने के लिए उसके पास सिर्फ आधे घंटे का वक्त था। यह लंबी गहरी सांस लेती है और अपने लैपटॉप को बैग में डालकर वापस रख देती है। फिर एक्सीलेटर पर पैर रखकर अपनी कार को फुल स्पीड देती है। वह एक अच्छी कार रेसर भी थी और आज उसे अपनी इसी गुण का लाभ उठाना था। अब उसकी सफलता और असफलता समय पर निर्भर करती थी। इधर हर्षिता ने जितना अनुमान लगाया था, विविध काय उससे कहीं तेज चल रहा था। उसे अपनी पहले डेस्टिनेशन पर पहुंचने में सिर्फ 20 मिनट और लगने वाले थे। विविध काय के बारे में लच्छो से बेहतर और कौन जान सकता था। यहाँ लच्छो सभी सिग्नल्स तोड़ते हुए अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में भगा रही थी। योगराज के दिल्ली से बाहर बने हुए उस गोदाम में विविध काय के पहुंचने के ठीक खबर लेने के लिए उसने गाड़ी को दौड़ाते हुए योगराज को फोन करने की कोशिश की। उसके कान में लगे हुए ब्लूटूथ में लगातार रिंग के जाने की आवाज आती रही, लेकिन योगराज ने अपना फोन नहीं उठाया। ऑटोमेटिक डायल मोड में लगातार योगराज को कॉल जा रही थी, लेकिन योगराज का फोन किसी ने भी पिक नहीं किया। लच्छो चाहती थी कि जैसे ही विविध काय वहां पहुंचे, उसकी तुरंत सूचना उसको मिल जाए। वह किसी भी कीमत पर इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहती थी, क्योंकि ऐसा होने का मतलब था दमयंती देवी की एक बड़ी योजना पर पानी फिर जाना और लच्छो दमयंती देवी की किसी इच्छा को अपनी आंखों के सामने अधूरा रहते हुए नहीं देख सकती थी, खासकर तब जब वह कार्य वह स्वयं कर सकती हो। जब बहुत बार भी कॉल करने के बाद कोई लाभ नहीं हुआ तो लच्छो का गुस्सा बढ़ने लगता है और वह गुस्से में अपनी गाड़ी के स्टीयरिंग पर अपना हाथ दे मारती है और जैसे ही कान के ब्लूटूथ को निकालकर फेंकने लगती है, ठीक उसी वक्त वह उसमें रिंग की आवाज सुनती है। बिना अपने फोन की तरफ देखे ही लच्छो कॉल कनेक्ट कर लेती है। यह योगराज के खास आदमी गजेंद्र पाल की आवाज थी। गजेंद्र पाल कहता है, भैया जी होश में नहीं है, वह सो चुके हैं। लच्छो गुस्से से कहती है, होश में नहीं है तो होश में लाओ और नींद से जगाओ। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो जो कहा गया है उसे तुरंत करो। तभी गजेंद्र पाल थोड़ा घबराते हुए कहता है, अगर कोई इमरजेंसी है तो आप मुझसे कह सकती हैं, अगर हो सकेगा तो वह काम मैं कर दूंगा। फिर अपनी बात को और अधिक स्पष्ट करते हुए कहता है, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भैया जी को होश में लाने में कुछ वक्त लगेगा। अगर आप इंतजार कर सकती हैं तो मैं उन्हें उठाता हूँ। लच्छो के पास वक्त ही नहीं था, इसीलिए वह गजेंद्र की मदद लेने का फैसला करती है और उसे काम बता देती है। गजेंद्र पाल कहता है, जी लच्छो जी, काम हो जाएगा, मैं अभी हमारे आदमियों को फोन करता हूँ। लच्छो पूरी स्पीड के साथ आगे बढ़ रही थी। उसे अभी भी 10 मिनट और लगने वाले थे। ठीक इसी वक्त गजेंद्र उसे कॉल करता है और कहता है, विविध काय वहाँ पहुँच चुका है। लच्छो सिर्फ इतना ही कहती है, ठीक है। इसके बाद उसका गुस्सा और भी अधिक बढ़ने लगता है, क्योंकि जब तक वह वहां पहुंचती विविध काय वहां से निकल जाता और विविध काय का पीछा करना एक आसान काम नहीं था।
इसकी बड़ी वजह यह थी कि वह अपने गंतव्य पर जाने के लिए हर शॉर्टकट का इस्तेमाल करने वाला था, लेकिन लच्छो गाड़ी में बैठकर उन रास्तों से नहीं जा सकती थी। यहाँ सड़कों पर लच्छो की गाड़ी के पीछे रेड ब्लू लाइट के साथ सायरन देती हुई बहुत सारी गाड़ियां दौड़ने लगती हैं, जिसकी वजह थी उसका लगातार रेड लाइट सिग्नल को तोड़कर ओवर स्पीड में गाड़ी चलाते हुए आगे बढ़ना। लेकिन पुलिस की कोई भी गाड़ी ना उसे ओवरटेक कर पा रही थी और ना उस गाड़ी तक पहुंच पा रही थी। जिस ठिकाने पर उसे पहुंचना था वह दिल्ली का बॉर्डर पार करते ही था। जैसे ही वह बॉर्डर पार करके आगे बढ़ती है, उसका पीछा करती हुई सभी गाड़ियां पीछे ही रह जाती हैं। जैसे ही लच्छो उस सीक्रेट गोदाम पर पहुंचती है जहां विविधकाय रुकने वाला था, वह अपनी गाड़ी को तेज ब्रेक लगाती है, जिससे बहुत तेज टायर की आवाज सुनाई देती है। वह तेजी से अपना लैपटॉप का बैग उठाती है और अंदर की ओर दौड़ पड़ती है। कुछ ही सेकंड में वह दौड़ते हुए अंदर पहुंच जाती है। इधर वह एंट्री करती है, उधर विविधकाय वहां से एग्जिट कर जाता है। गजेंद्र के आदमी जाते हुए विविधकाय की ओर हाथ करते हुए उसे चिल्लाते हुए बताते हैं वह जा रहा है। जब तक लच्छो उसकी ओर देखती है वह जा चुका था। लच्छो गुस्से से अपने पास रखे हुए ड्रम पर बड़ी जोर से अपना हाथ दे मारती है। उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। बहुत कोशिश करने के बाद भी वह सही समय पर नहीं पहुंच पाती। पल भर में ही वह गुस्से से आग बबूला हो उठती है और गुस्से से उसका शरीर कांपने लगता है। अपने गुस्से को निकालने के लिए जैसे ही अपने लैपटॉप को उठाकर फेंकने लगती है, उसके दिमाग में एक बात कौंध उठती है। वह अपने हाथों को रोक लेती है और झट से अपने बैग से लैपटॉप निकालती है और फिर उसके कीबोर्ड पर तेजी से उंगलियां चलाने लगती है और कुछ ही सेकंड में विविधकाय पर कंट्रोल पाने में कामयाब हो जाती है। फिर वह विविधकाय को वापस आने की कमांड देती है। वह बात जिसने अंतिम पलों में लच्छो का साथ दिया वह थी कि 3 किलोमीटर का दायरा पार करने से पहले विविधकाय को कंट्रोल में लिया जा सकता था। इससे पहले कि विविधकाय अपनी तेज गति के साथ यह रेंज पार कर जाता, लच्छो उसे कमांड देने में सफल हो जाती है। अब लच्छो के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी। वह अपनी जगह से उठ खड़ी होती है और लंबी गहरी सांस लेती है। वह दोनों हाथ अपनी कमर पर रखकर अपने सिर को आसमान की तरफ उठाती है। उसके चेहरे पर इस वक्त बड़ी सी मुस्कान थी। विविधकाय के लौटने तक वह एक जगह से दूसरी जगह टहलने लगती है। उधर आधे घंटे का समय बीत चुका था। हर्षिता और योगेश की बेचैनी हर बीतते पल के साथ बढ़ रही थी। हर्षिता योगेश को लच्छो से बात करने के लिए रिक्वेस्ट करती है। योगेश खुद यह जानने के लिए उतावला था कि लच्छो को कामयाबी मिली या नहीं, क्योंकि इसी आधार पर उनकी आगे की सांसें की संख्या तय होने वाली थी। योगेश लच्छो को कॉल करता है। लच्छो की जब पहले योगेश से बात हुई थी तब वह वक्त की नजाकत को समझते हुए खामोश रही, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। लच्छो फोन उठाती है और सीधा योगेश पर बरस पड़ती है। जब कोई काम ठीक तरीके से करना नहीं आता तो उसे करने की जिम्मेदारी लेने की क्या जरूरत थी? तुम दोनों की बेवकूफी की वजह से आज क्या हो सकता था, तुम्हें इसका अंदाजा भी है? इसी तरह वह आगे भी बोलती चली जाती है। वहाँ योगेश मन ही मन सोचता है, इसका परिणाम हमसे बेहतर और कौन जानता होगा। हमें तो इसके बदले में सजाए मौत मिलती, लेकिन वह लच्छो को पलटकर जवाब दे सके इतनी उसकी हैसियत नहीं थी। उसका ओहदा लच्छो के सामने कुछ भी नहीं था। जब लच्छो चुप होती है तो योगेश कहता है, हमें माफ कर दीजिए, हमने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। हमें जितना कहा गया हमने उतना ही किया। आगे भी जो आप कहेंगे हम वही करेंगे। यह सुनने के बाद लच्छो का गुस्सा कुछ शांत हो जाता है और वह उन्हें कहती है, फिलहाल तुम दोनों की जिंदगी बच गई है। जितना जल्दी हो सके यहाँ पहुंचो। इंडियन आर्मी हेडक्वार्टर। अब तक लक्ष्य के माध्यम से यह खबर इंडियन आर्मी को भी मिल चुकी थी, लेकिन वह अपनी तरफ से फैल नहीं कर सकते थे। उनके हाथ बंधे हुए थे। सिविलियन एरिया में इस तरह अचानक से प्रवेश करना उनकी सीमा की बाहर थी। इसके अलावा बड़ी समस्या यह भी थी कि ठीक स्थिति के उन्हें जानकारी नहीं थी। इसके अतिरिक्त अगर वह इसके बाद भी अनिका या रोहित की मदद करना चाहते तो उसके लिए उन्हें बड़ी सारी फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ती, जिसमें न केवल वक्त लगता बल्कि बहुत सारे लोगों को पूरी स्थिति के बारे में खुलकर बताना पड़ता, जो कि बिल्कुल भी संभव नहीं था। इसीलिए वक्त की नजाकत को समझते हुए बहुत सोच समझकर आर्मी का चीफ कमांडर किसी नतीजे पर पहुंच जाता है और ऑफिसर भूमिका से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। इस वक्त भूमिका मारवा हाउस में कौटिल्य के कमरे में लैपटॉप की स्क्रीन के आगे आंखें जमाए बैठी थी। तभी वहीं पास में पड़ा हुआ उसका फोन बजने लगता है। वह बिना फोन की तरफ एक भी निगाह देखे उसे उठा लेती है। दूसरी तरफ से आवाज आती है, मैं आई टॉक टू ऑफिसर भूमिका। भूमिका इस बोलने के लहजे और आवाज को सुनते ही सचेत हो जाती है। उसका ध्यान स्क्रीन से हटकर पूरी तरह से फोन पर चला जाता है और वह जवाब देती है, हाँ मैं ऑफिसर भूमिका ही बात कर रही हूँ। क्या मैं जान सकती हूँ
कि मैं इस वक्त किससे बात कर रही हूँ। इतना बोलने के बाद भूमिका दोबारा से अपना ध्यान स्क्रीन पर ले आती है, क्योंकि वह जानती थी कि यह काम उसके लिए इस वक्त कितना इम्पोर्टेंट है। एक पल की भी चूक कर पाना यहाँ पर संभव नहीं था। कमांडर जवाब देते हुए कहता है, ऑफिसर भूमिका, मुझे आपसे यह उम्मीद नहीं थी कि आप हमें इतनी जल्दी भूल गई। अभी कुछ दिन पहले ही आप हमसे वादा लेकर गई थी कि हर जरूरी बात आपके साथ साझा की जाएगी। अब भूमिका को यह आवाज कुछ कुछ जानी पहचानी लगने लगी है। ठीक इसी वक्त कमांडर अपना परिचय देते हुए बताता है कि वह मार्शल बात कर रहा है। भूमिका जय हिंद कहकर आगे की बात शुरू करती है। सर, इस वक्त याद करने के पीछे जरूर आपका कोई महत्वपूर्ण मिशन ही होगा। मार्शल हंसते हुए कहता है, इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है, बल्कि मैंने इसी की जानकारी लेने के लिए तुम्हें कॉल की है। फिर एक पल रुककर मार्शल आगे कहता है, क्या हम तुम्हारी मदद के लिए आएं? मार्शल की बात सुनते ही भूमिका समझ जाती है कि यहाँ की परिस्थितियों की कुछ भनक उन्हें भी हो चुकी है, लेकिन वास्तविकता को जानने के लिए उन्होंने भूमिका से संपर्क साधा है। भूमिका जवाब देती हुए कहती है, नहीं सर, मैं किसी मिशन पर नहीं हूँ, लेकिन मुझे खुशी है कि आपको हमारे डिपार्टमेंट की भी इतनी परवाह है। अब मार्शल बात को बदलते हुए कहता है, तुमने हमारी इतनी मदद की है तो तुम्हारी फिक्र करना तो बनता ही है। ऑफिसर भूमिका मारवा, यदि अनऑफिशियली भी तुम्हें हमारी किसी तरह की मदद की जरूरत हो तो जरूर कहना। भूमिका जवाब देते हुए कहती है, जी सर, मुझे आपका कंसर्न हमेशा याद रहेगा। आई विश की ऐसी स्थिति कभी ना आए, लेकिन अगर आएगी तो मैं सबसे पहले आपको याद करूंगी। थैंक यू सो मच। मार्शल कहता है, अच्छी बात है। भूमिका जय हिंद सर कहकर फोन रख देती है।